तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और चैप्टर का नाम है पुर्तगाली कंपनियों का आगमन। हम देखेंगे कि यूरोपीय कैसे आए और यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, पुर्तगाली कैसे आए, अंग्रेज कैसे आए, डच कैसे आए, डेविच कैसे आए, फ्रांसीसी कैसे आए और हमारे देश में स्पेनिश कैसे आए। इन लोगों की पहली कंपनी कहाँ खुली थी, अब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पहली कंपनी लोगों ने कहाँ खोली थी और कौन सा और कैसे ये भारत से बाहर गए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले जो हैं ये आने वाले हैं, इनका नाम है पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए हैं। फिर जो हैं ये डच आए हैं। डचों के बाद भारत में आए हैं अंग्रेज। अंग्रेज के बाद जो हैं ये आए हैं डेविस। फिर डेविस के बाद जो आने वाले हैं ये हैं फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी के बाद जो भारत में आए हैं ये आए हैं स्पेनिश। ठीक है, फ्रांसीसी के बाद भारत में आए थे स्पेनिश। तो स्पेनिश यहाँ लिख देता हूँ मैं। फ्रांसीसी के बाद जो भारत में आए थे वो आए थे स्पेनिश। अब जो डच हैं, जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली भारत में कब आए हैं भाई? 1498 में पुर्तगाली आए हैं। जो डच हैं ये भारत में 1595 से 1596 में आए हैं। अंग्रेज जो हैं ये भारत में 1600 में आए हैं। डेविस जो हैं ये 1616 में आए हैं। ये जो फ्रांसीसी हैं 1632 में आए हैं। और जो स्पेनिश हैं ये भारत में 1731 में आए हैं, 1731। ठीक है, तो ये है इनके पुर्तगाली कंपनी, ये यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम है। अब हम देखेंगे कि पुर्तगाली कैसे भारत में आए और इन लोगों ने कैसे काम किया यहाँ पर। ठीक है, तो देखें, हुआ ये था कि डेट है 1487, 1487, और 1487 में एक देश है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। तो हुआ ये था कि कुस्तुनतुनिया पर 1487 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर, ठीक है, तुर्कों का अधिकार हो गया था। कुस्तुनतुनिया पर 1453 की बात है। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, जिससे सारे सड़क मार्ग जो थे, सारे के सारे सड़क मार्ग ये तुर्कों के नियंत्रण में आ गए थे। और ये सब क्या किया करते थे, यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार चलता था। अब जब सारे के सारे सड़क मार्ग तुर्कों के अधिकार में आ गए हैं तो रास्ते में तुर्क बैठे रहते थे, तो जो भी व्यक्ति सड़क मार्ग से जाता था तो उससे सारी वस्तुएं छीन लेते थे। अतः लोगों ने कहा कि अब सड़क मार्ग से जाना उचित नहीं है। अतः लोगों को समुद्री मार्गों की आवश्यकता महसूस हुई। अब समुद्री मार्ग की आवश्यकता महसूस हुई तो समुद्री मार्गों की खोज में आपका दो व्यक्ति आगे आए, एक पुर्तगाल के लोग और स्पेन के व्यक्ति आगे आते हैं। पुर्तगाल और स्पेन के लोग आगे आते हैं। क्यों आते हैं? समुद्री मार्गों की खोज करने के लिए। तो होता ये है कि पुर्तगाल का एक नाविक होता है, पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका नाम था बार्थोलोमोडियाज। तो बार्थोलोमोडियाज ने क्या किया? बार्थोलोमोडियाज ये पुर्तगाल का था, पुर्तगाल का नाविक है बार्थोलोमोडियाज। तो बार्थोलोमोडियाज ने कब? 1487 ईस्वी में एक चीज खोजी जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप, जिसे हिंदी में कहा जाता था उत्तमासा अंतरीप। तो केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमासा अंतरीप की खोज कर दी बार्थोलोमोडियाज ने। इसने कहा कि भाई मुझे पता नहीं है
कि भारत कैसे जाया जाता है और विश्व के अन्य देश कैसे आप जाएंगे, ये बात मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि यदि विश्व के अलग अलग देशों में आपको जाना है तो केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमाशा अंतरीप तक तो आना ही पड़ेगा। और इसी बर्थोलो मुडियाज के द्वारा जो केप ऑफ गुड होप खोजा गया, तो इसी से जो स्पेन का एक नाविक था, किसका नाविक था, स्पेन का एक निवासी था जिसका नाम था कोलंबस। स्पेन का एक निवासी था जिसका नाम था कोलंबस, और कोलंबस ने भारत के बारे में सुना था कि भारत के लोग काले होते हैं और ये भारत जाना चाह रहा था, ये सोच रहा था कि मैं डिस्कवरी करूं भारत की खोज करूं। तो जो स्पेन निवासी है कोलंबस है, ये निकलता है इसी केप ऑफ गुड होप से होते हुए। डेट थी 1492 में कोलंबस निकलता है, स्पेन निवासी, और ये भारत खोजना चाह रहा था, और ये घूमते घूमते भारत नहीं पहुंचा, और ये पहुंच गया कहाँ पर, अमेरिका पहुंच गया। और इसने जब पहली बार अमेरिका वालों को देखा तो अमेरिका वालों को इसने कहा कि ये क्या है, मैंने तो सुना था कि भारत के लोग काले होते हैं, ये तो रेड इंडियन है, ठीक है, ये तो लाल भारतीय है, ठीक है। तो सबसे पहले अमेरिका वासियों को जो रेड इंडियन है ये कहने वाला कौन है, ये कोलंबस ही है। और डेट कब की है, 1492, और कौन सा देश खोजा गया है, जिसका नाम है अमेरिका। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की है। कोलंबस कहाँ का निवासी है, स्पेन निवासी। अब दूसरी बात, अब भारत की कैसे बात आती है, तो देखें अब आगे ऐसी तरह का कार्यक्रम बढ़ता रहता है, ठीक है। अब डेट आती है 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली जिसका नाम है वास्को डी गामा, ठीक है, पुर्तगाली है जिसका नाम है क्या, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा को पता चला कि भाई, इसने कहा कि मैं भारत खोजता हूँ, और वास्को डी गामा आया, तो वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में, पुर्तगाली नाविक है वास्को डी गामा ये भारत खोजने के लिए पहुंचा। और हुआ क्या, इसने क्या किया कि 90 दिनों की समुद्री यात्रा करने के बाद, 90 दिनों की समुद्री यात्रा करने के बाद एक इसको गुजराती व्यापारी मिलता है, गुजराती व्यापारी। उस गुजराती व्यापारी का नाम था अब्दुल मनीत, उस गुजराती व्यापारी का नाम था अब्दुल मनीत। तो गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीत की सहायता से जो वास्को डी गामा है ये पहुंचता है भारत, और भारत में पहुंचता है कहाँ पर, केरल। भारत में पहुंचता है कहाँ, केरल। और केरल के ये पहुंचता है केरल के कालीकट बंदरगाह पे, केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। और उस समय केरल के कालीकट बंदरगाह का राजा जो था ये था जमोरिन नाम नहीं है, जमोरिन एक पैतृक उपाधि थी, लोग जमोरिन कहते थे। तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरता है, वहाँ का राजा जमोरिन था। तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया और मसाले और काली मिर्च ले जाने में इसकी सहायता की। दोबारा भी वास्को डी गामा आता है, और अतः मेन बात ये थी कि वास्को डी गामा ने किसकी खोज कर दी, वास्को डी गामा ने किसकी खोज कर दी, भारत की खोज कर दी, ठीक है। इसी तरह कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया खोजा। इसी तरह तीसरी जो खोज है कैप्टन कुक ने किसकी खोज कर दी, ऑस्ट्रेलिया की खोज कर दी। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज कर दी। एक व्यक्ति था जिसका नाम था तस्मान व्यक्ति है, तस्मान ने तस्मानिया व न्यूजीलैंड की खोज की, ठीक है। तो यहाँ पर 3-4 खोजें मैंने लिख दी हैं कि अमेरिका की खोज जो है, ये अमेरिका की खोज करने वाला कौन है, ये है कोलंबस। भारत की खोज करने वाले हैं वास्को डी गामा। कैप्टन कुक ने किसकी खोज की है, ऑस्ट्रेलिया की खोज की है। और तस्मान जो व्यक्ति है, तस्मान ने तस्मानिया व न्यूजीलैंड की खोज की है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो अगली बात है, ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे पुर्तगाली आते हैं, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखें। अब
देखिए जो अगला कार्यक्रम बढ़ता है, तो अब यहाँ पर किसकी खोज हो गई है, यहाँ पर जो है ये भारत की खोज हो गई है। और भारत की खोज करने वाला कौन है, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर दी है। 1498 में ये आया है, केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा है। ठीक है, देखिए अब ये जब लोग आए तो 1503 में पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री है, हम पढ़ रहे हैं पुर्तगालियों के बारे में, पुर्तगाली। दोस्तों एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि भारत में सबसे शुरुआत में आने वाले भी पुर्तगाली थे और सबसे अंत में जाने वाले भी कौन है, पुर्तगाली ही है। ये जा नहीं रहे थे तो भारत सरकार ने इनके ऊपर कार्रवाई की थी 1961 में। तो ये फिर पुर्तगाली भारत में सबसे अंत में जाने वाली भी यही है। तो सबसे पहले आने वाली भी यही है और सबसे अंत में जाने वाली भी कौन है, यही है। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री थी, इनकी जो पहली फैक्ट्री थी, पहली फैक्ट्री, तो इन लोगों ने पहली फैक्ट्री जो है ये कोचीन में खोली। पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली। ठीक है, देखें दोस्तों वास्को डी गामा ये बार बार भारत क्यों आ रहा है और अन्य पुर्तगाली भारत क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब वास्को डी गामा यहाँ पर पहुंचा था तो यहाँ से मसाले और काली मिर्च लेकर के गया था। काली मिर्च को यवन प्रिया ये लोग कहते थे, काली मिर्च को ये लोग यवन प्रिया कहते थे। यवन प्रिया मतलब काली मिर्च। तो जब ये यवन प्रिया यहाँ से लेकर के गया था तो इसने 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया था, मतलब जितना पैसा कमाया था तो उसमें 60 गुना ज़्यादा आपका क्या हुआ था, इसको फ़ायदा हुआ था, जिससे ये भारत आ रहा है और अन्य पुर्तगाली भी भारत बार बार आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात 1503 में इनकी पहली फैक्ट्री कोचीन में खुली थी और 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर, 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर आया था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था और उस गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ये आया कब, ये आया था 1505 में और यहाँ से भारत कब गया है, भारत से बाहर ये गया है 1509 में। तो इसने क्या किया कि ये जब आया तो इसने देखा कि हिंद महासागर पूरा का पूरा रिक्त पड़ा था। तो इस फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने हिंद महासागर पर अधिकार किया। कहाँ पर अधिकार किया, हिंद महासागर पर अधिकार किया। हिंद महासागर पर अधिकार किया और हिंद महासागर में इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब नीले जल की नीति अपनाई। नीले जल की नीति, नीले जल की नीति, या कई बार एग्जामिनर इसको शांत जल की नीति भी कहता है, शांत जल की नीति। नीले जल की नीति या शांत जल की नीति, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वो कैसा होता है, शांत होता है। शांत इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर, जिसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है वो हमेशा क्या होता है, शांत। तो समुद्र के पानी का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से शांत होता है। तो इसने शांत जल की नीति अपनाई, या इसे ब्लू वाटर पॉलिसी नीले जल की नीति अपनाई, क्योंकि पानी का रंग कैसा होता है, नीला। मतलब इसने कुल मिला के हिंद महासागर पर अधिकार कर लिया। अब ये पहला पुर्तगाली गवर्नर है। ठीक है, अब फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा के बाद जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर आता है, ये पहला है पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। दूसरा जो आता है अल्फांसो दी अल्बुर्क। दूसरा जो व्यक्ति आता है इसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुर्क। तीसरा जो व्यक्ति आता है, पुर्तगाली ही आ रहे हैं ये, तीसरा जो व्यक्ति है इसका नाम है नीनो डी कुन्हा। ठीक है, कुन्हा। देखिए ये जो अल्फांसो दी अल्बुर्क है ये आया कब, ये आया था 1509 में और यहाँ से वापस कब गया है, 1515। और ये जो नीनो दी कुन्हा है ये 1529 में आया है और ये कब वापस गया है, ये 29 वापस गया है 1538 में। तो ये 3 पुर्तगाली हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसके बाद कौन आया, कौन कब तक रहा। देखिए जो अल्फांसो दी अल्बुर्क है इसके बारे में विशेष बात क्या है कि इस व्यक्ति को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली सत्ता का क्या था, ये वास्तविक संस्थापक था। तो इसको हमने पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा है।
क्यों? क्योंकि पुर्तगाली सत्ता का इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने क्या किया था कि 1510 में इस व्यक्ति ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। तो 1510 ईस्वी में इस व्यक्ति ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इस व्यक्ति ने कोचीन में अपना सैनिक मुख्यालय बनाया था। इस व्यक्ति ने कोचीन में अपना क्या करवाया है? इस व्यक्ति ने अपना कोचीन में क्या बनवाया था? बनाया था सैनिक मुख्यालय बनाया था। कोचीन में अपना क्या बनाया? सैनिक मुख्यालय। तो याद रखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक ये है अल्फांसो दी अल्बुर्को। जो तीसरा व्यक्ति है इसका नाम है नीनो डी कुन्हा। जो नीनो डी कुन्हा है तो इसने क्या किया था? पहला काम इसने किया था कि सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा ले गया था। पहला काम मैंने बताया कि इस व्यक्ति ने पहला काम किया था कि जो सरकारी कार्यालय है, तो पहले सरकारी कार्यालय कहाँ था? मैंने बताया कि सरकारी कार्यालय कोचीन था। तो सरकारी कार्यालय को कोचीन से ये कहाँ ले गया? गोवा। तो कोचीन से कहाँ ले गया? सरकारी कार्यालय को कोचीन से ले गया है गोवा। किसने किया? नीनो डी कुन्हा ने किया है। तो ये इसका काम था कि सरकारी कार्यालय कोचीन से स्थानांतरित ट्रांसफर करके कहाँ ले गया है? गोवा ले गया है नीनो डी कुन्हा। ठीक है दोस्तों, एक बातें और याद रखें। ठीक है, एक बातें और याद रखें कि जो भारत में किसकी बात यहाँ पर नोट में आप एक बात याद रखें कि भारत में तंबाकू, आलू, लाल मिर्च और मक्का। तंबाकू, आलू, लाल मिर्च और मक्का, तो ये भारत में जो लाने वाले हैं ये मध्य अमेरिका से पुर्तगाली ही लेकर के आए थे। कहाँ से? मध्य अमेरिका से आए थे। और मध्य अमेरिका से भारत लाने वाले कौन है? पुर्तगाली है। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में आलू कौन लाया है? तो भारत में आलू जो है ये कौन लाए थे? पुर्तगाली ही लाए थे। ठीक है, तो तंबाकू, आलू, लाल मिर्च और मक्का ये मध्य अमेरिका से कौन लेकर के आया था? पुर्तगाली लेके आए थे। तो ये यूरोपीय कंपनियों में हमने पूरी तरह से पुर्तगालियों को समाप्त कर दिया। अगला जो है हम पढ़ेंगे डचों को। तो ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। डच तो हुआ ये, जो डच थे ये 1595 से 1596 में भारत आते हैं। डच जो है 1595 से 1596 में भारत आते हैं। जो डच है ये नीदरलैंड या हालैंड के निवासी थे। कहाँ के थे भाई? डच जो थे ये नीदरलैंड या हालैंड के निवासी थे। ध्यान रखिए दोस्तों कि नीदरलैंड या हालैंड विश्व का पहला देश है जिसने इच्छा मृत्यु को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, तो नीदरलैंड या हालैंड के निवासी थे डच। ठीक है, हुआ ये कि 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों ने पूर्वी द्वीप समूहों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की। अब जिसे ये लोग शॉर्ट में VOC कहते थे। इसे ये लोग शॉर्ट में क्या कहते थे? शॉर्ट फॉर्म में ये लोग कहते थे VOC। अब हुआ ये कि 1605 ईस्वी में डचों की जो पहली फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में खोली गई। 1605 में डचों की जो पहली फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम, और जो मसूलीपट्टनम है ये है कहाँ पर? मसूलीपट्टनम ही मछलीपट्टनम है और ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये है डचों की पहली फैक्ट्री। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर खुली थी? तो जो डचों की पहली फैक्ट्री थी 1605 में मसूलीपट्टनम में खुली थी। डचों की जो दूसरी फैक्ट्री थी ये 1610 ईस्वी में पुलिकट में खुलती है। डचों की जो दूसरी फैक्ट्री है ये 1610 ईस्वी में पुलिकट में खुलती है। और पुलिकट कहाँ पर है? पुलिकट आपका तमिलनाडु में है। तो डचों की दूसरी फैक्ट्री पुलिकट तमिलनाडु में खुलती है। ठीक है, ये डचों की क्या है भाई? ये डचों की दूसरी फैक्ट्री है। डचों की क्या है? दूसरी फैक्ट्री। और जो डचों की व्यवस्था थी वो सहकारिता पर आधारित थी। सहकारिता मतलब
डचों की जो व्यवस्था थी वो सहकारिता या क्वार्टल पर आधारित थी। क्वार्टल पर क्या थी? आधारित। तो इनकी व्यवस्था, डचों की व्यवस्था सहकारिता या क्वार्टल पर आधारित थी। ठीक है। अगली बात ये है कि भारत में संयुक्त रूप से जो पूंजी लगाकर व्यापार है, भारत में संयुक्त रूप से पूंजी लगाकर जो व्यापार है वो किसने शुरू किया था? डचों ने ही शुरू किया था। पूंजी लगाकर व्यापार मतलब भारत में मिल करके व्यापार जो है किसने शुरू किया था? डचों ने शुरू किया था। भारत में पहली बार औद्योगिक जो वेतन भोगी हैं, वेतन देकर के काम कराना, वेतन भोगी जो हैं ये किसने रखे थे? डचों ने ही रखे थे। पहली बार ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है। देखें इनकी जो मुद्रा थी तो ये एक मुद्रा को ढालते थे, स्वर्ण मुद्रा, जिसका नाम था पैगोडा। ठीक है। इनकी एक स्वर्ण मुद्रा थी जिसको ये ढाला करते थे। तो उन्होंने अपने स्वर्ण मुद्रा, एग्जाम में प्रश्न आता है कि किनकी स्वर्ण मुद्रा पैगोडा थी, तो इनकी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? पैगोडा। ये पैगोडा नामक स्वर्ण मुद्रा को ढालते थे। और कहाँ पर ढाला था ये स्वर्ण मुद्रा पैगोडा? कहाँ पर ढालते थे? तमिलनाडु में ढालते थे, जहाँ पर इनकी दूसरी फैक्ट्री थी। ठीक है। हुआ ये कि 1759 के बेदरा के युद्ध में, फिर 1759 के बेदरा के युद्ध में, बेदरा का युद्ध, तो 1759 के बेदरा के युद्ध में जो अंग्रेज हैं, बेदरा के युद्ध में ये जो युद्ध है ये डच प्लस अंग्रेजों के बीच हुआ था। डच और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो डच हैं पूरी तरह से हार जाते हैं और डच सत्ता भारत से हमेशा के लिए क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा डचों के बारे में। ठीक है। तो इतनी सबसे इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। ठीक है। तो डचों के बारे में आप इतनी बातें याद रखिए। अब डचों के बाद, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अंग्रेजों को। ठीक है। तो जो और यूरोपीय हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।